जी, हमारे ईटीओ सर श्री अरुण कुमार जी एंड चंदनप्रीत मैम जी, मैं अपनी अकाउंट्स प्रोफेशनल एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए। ईटीओ सर अरुण कुमार जी पहले भी हमारा एक सेमिनार अटेंड कर चुके हैं। आज हमारे ईटीओ सर अरुण कुमार जी के साथ हमारे ईटीओ मैम डॉक्टर निरपजीत कौर और मैम चंदनप्रीत मैम भी आज हमारे बीच आए हैं, तो मैं एक बार फिर से उनका धन्यवाद करता हूं। अब मैं पंकज जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन हमें दें। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा जो सेमिनार है उसका जो टॉपिक है वो है रिकमेंडेशन ऑफ 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग व्हिच वाज हेल्ड ऑन 17/12/22। इसमें हम सारी रिकमेंडेशन एक एक करके समझेंगे क्या क्या रिकमेंडेशन थी, और इसमें एक चीज मैं बता दूं कि मैक्सिमम जो रिकमेंडेशंस हैं ये नोटिफाई कर दी गई हैं या सर्कुलर द्वारा क्लेरिफाई की गई हैं। ठीक है, चलो पहली है नो जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस इन पर्सनल कैपेसिटी। इसकी रिकमेंडेशन मैं बताऊंगा, ये इन्होंने नोटिफाई कर दी है बाय नोटिफिकेशन 15/2022 सिटी रेट की। इसकी रिकमेंडेशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके बैकग्राउंड में जाते हैं क्या था। ये एक्चुअली 18/10/2022 को एक नोटिफिकेशन इशू हुई थी, नोटिफिकेशन नंबर 5, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो कोई अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है और उससे रेंट पे करता है तो उसे आरसीएम देना पड़ेगा। ठीक है, जब उन्होंने ये कहा कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन, दिक्कत यहीं पर शुरू हुई। दिक्कत क्या शुरू हुई, जो प्रोप्राइटरी कंसर्न्स थे वो भी इसमें कवर हो गए। मान लो चलो कि आपका कोई क्लाइंट है जो प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर बिजनेस कर रहा है, वो अपने घर का रेंट पे करता है, तो आप क्या एंट्री डालते हो बुक्स में, उसकी विड्रॉल दिखाते हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं उसको। अब काउंसिल ने क्या कहा था कि आप उस पे आरसीएम करो, मतलब उसकी पर्सनल ड्राइंग्स पे आप आरसीएम करो। मैं बोलता हूँ यहाँ तक भी ठीक है, हम उस पे आरसीएम कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा उसको? सेक्शन 17(1), 17(2) हमें डिसअलाउ करता है। 17(1) में जो नॉन बिजनेस सप्लाई है और 17(2) में एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, प्रोपोर्शनेट में हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब कि हमने आरसीएम भी करना है और उसका हमें आईटीसी नहीं मिलना है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत जो शुरू हो गई थी, और ये तो मतलब प्रॉब्लम बन गई थी एक तरह से। कई लोग नहीं भी कर रहे थे इसको, तो लिटिगेशन भी शुरू हो गया। उसके बाद एक दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया इस पे कि जो पर्सनल कैपेसिटी में किया गया एक्सपेंस है उस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने इसको अमेंड किया, नोटिफिकेशन 15 द्वारा इसको अमेंड करके नोटिफिकेशन 12 के अंदर इसे डाला गया। नोटिफिकेशन 12 आपको पता है कि एग्जेम्प्टेड सर्विस की नोटिफिकेशन है, उसके अंदर सीरियल नंबर 12 के अंदर इन्होंने एक्सप्लेनेशन के रूप में इसको डाल दिया। ठीक है, अब इस पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको इस पे आरसीएम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी। डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी अमेंडमेंट प्रपोज्ड इन फाइनेंस बिल 2023 बाय क्लॉज 139-140। ये वाला जो डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी का समझाता हूँ। पहले ये बता दूं कि जो प्रपोज फाइनेंस बिल है जो अभी बजट में आया था, उसमें इन्होंने क्लॉज नंबर 139 और 40 के अंदर इसको इंसर्ट कर दिया है, अमेंड कर दिया है इसको। ठीक है, डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी को बता सकता है। डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी मतलब क्या है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग, प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स को मिनिमाइज करना। ये देख लेते हैं कि कैसे इन्होंने मिनिमाइज किया।
Clause number A, raise the minimum threshold of tax amount for launching a prosecution under GST from 1 crore to 2 crore. कोई भी प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग लॉन्च करने के लिए टैक्स एवेजन की जो लिमिट थी वो 1 करोड़ से इन्होंने बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी, एक्सेप्ट फेक इनवॉइस के केस में। आपने कुछ सप्लाई नहीं किया लेकिन इनवॉइस इशू कर दिया, उस केस में ये 1 करोड़ ही है थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, नितिन जी एक बार ये ऑफेंसेस हैं जीएसटी में 12 ऑफेंसेस है जिनकी अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है। ठीक है, ये 12 ऑफेंसेस है सेक्शन 132 एक के अंदर। इन ऑफेंसेस के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है अगर टैक्स एवेजन 1 करोड़ के ऊपर है। अभी एग्जिस्टिंग 1 करोड़ है, ठीक है, ये अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है, ये रिकमेंडेशन है इनकी। नितिन जी एक बार इस स्लैब दिखाना, नेक्स्ट ये है एग्जिस्टिंग लॉ इस टाइम पर। ऑफेंसेस डिवाइडेड इन 3 स्लैब्स। इन 3 स्लैब्स में उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स एवेजन। 1 करोड़ टू 2 करोड़ imprisonment 1 year and fine, 2 करोड़ टू 5 करोड़ imprisonment 3 years and fine, above 5 करोड़ imprisonment 5 year है। ठीक है, और साथ में फाइन है। अब इसमें जो 5 करोड़ के ऊपर जो है वो नॉन पेलेबल है। क्लॉज A टू D के एक बार ट्रैक कर लो, A टू D अगर कमिट होता है इसमें से और 5 करोड़ के ऊपर टैक्स एवेजन है तो उस केस में नॉन पेलेबल ऑफेंस हो गया वो। ठीक है, चलो ये आपको क्लियर हो गया A वाला जो थ्रेशोल्ड लिमिट है। नेक्स्ट है डीक्रिमिनलाइजेशन सर्टेन ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज G, J, K। इन्होंने ये जो 3 ऑफेंसेस है ये प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसीडिंग अगर शुरू होनी है तो इन ऑफेंसेस के अंदर ये प्रोसिक्यूशन से हटा दिए इन्होंने। मतलब अगर ये ऑफेंस कमिट होते हैं तो इनके केस में प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग शुरू नहीं होगी अब। ठीक है, ये 3 ऑफेंसेस है, मैंने ये अंडरलाइन भी की है, G, J, K। obstructs and prevent officer in discharging his duty, deliberately tampering and destroying the material evidence, failure to supply information for taxpayer। ठीक है, चलो सी देख लेते हैं। सी में क्या किया इन्होंने, रिड्यूस द कंपाउंडिंग अमाउंट फ्रॉम प्रेजेंट रेंज ऑफ 50% to 150% on 50% of a tax amount to range 25% to 100%। ये है सेक्शन 138 के अंदर। कंपाउंडिंग ऑफ अमाउंट कोई बता सकता है क्या होता है जीएसटी के अंदर? किसी ने पढ़ा है कंपाउंडिंग ऑफ अमाउंट? कोई है? एक ब्रीफ दे देता हूँ। कंपाउंडिंग अमाउंट जमा होने पर जो भी प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट में लॉन्च हुआ है, शुरू होना है या हो चुका है, कंपाउंडिंग अमाउंट जमा होने पर वो सस्पेंड हो जाता है। प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, अब वो सस्पेंड कैसे होती है, वो हम कैसे कंप्यूट कराते हैं कंपाउंडिंग अमाउंट? कोई भी टैक्स पेयर या नोटिस जिसके अगेंस्ट पे प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग चल रही है, शुरू होनी है या होने वाली है, अंडर सेक्शन 138 के अंदर दिया हुआ है। आपने CPT 01 फाइल करना है। CPT 01 फाइल करना है एड्रेस टू कमिश्नर। कमिश्नर अगर सेटिस्फाई होता है आपके CPT 01 से तो वो CPT 02 में कंपाउंडिंग अमाउंट कंप्यूट करता है। कंपाउंडिंग अमाउंट कंप्यूट करने के लिए उसके पास स्लैब है 50% टू 150%। सपोज आपका टैक्स एवेजन 1 करोड़ रुपए का है तो मिनिमम वो 50% मतलब 50 लाख की कंपाउंडिंग अमाउंट उसमें वो डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, वो जमा होने पर आपके अगेंस्ट में जो प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, वो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। तो अब उन्होंने इसको स्लैब को 50% टू 150% था, उससे 25% से 100% कर दिया। मतलब अगर टैक्स एवेजन 1 करोड़ का है तो आपको मिनिमम 25 लाख रुपए जमा कराने हैं। ठीक है, नेक्स्ट नो जीएसटी ऑन थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट, IC सेल, इनबाउंड सेल, शेड्यूल 3। ये नीचे एक बार जरूर देख लो। ऑलरेडी इंसर्टेड अंडर शेड्यूल 3 फ्रॉम 1/2/2019 बाय अमेंडमेंट एक्ट 2018। इस डेट को याद रखना, 1/2/2019 को ये मतलब कि अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको अमेंड किया गया। ये जो तीनों एक्टिविटी हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, ये शेड्यूल 3 के अंदर डाली गई थी 1/2/2019 को।
जीएसटी कब लगा था? 1/7/2017 को, ठीक है ना? और मैं 2 साल के आसपास बाद इन्होंने इसको अमेंडमेंट एक्ट 2018 द्वारा इसको शेड्यूल 3 के अंदर लेके आए थे। इससे पहले शेड्यूल 3 के अंदर ही था, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये रेट्रोस्पेक्टिव है, 1/7 से ही हुई थी, लेकिन लाए कब थे? 1/2/2019। इस डेट को याद रखना, ये फर्दर अभी मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये रिकमेंडेशन है क्या, ठीक है? और एक अमेंडमेंट प्रपोज इन फाइनेंस बिल 2023 बाई क्लॉज 130 एक्सप्लेनेशन, ये जो इनबाउंड सेल है इसकी अमेंडमेंट की है ना, प्रपोज बिल 2023 जो बजट आया था उसमें इसकी अमेंडमेंट की है, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या अमेंडमेंट की है उसमें, ठीक है? अब मुझे कोई बताएगा शेड्यूल 3 क्या होता है? शेड्यूल 3 क्या बात है? शेड्यूल 3 के अंदर जो भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब की गई है वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाती है। दूसरा, सेक्शन 73 धारा 3 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि शेड्यूल 3 की कोई भी सप्लाई होती है तो उसमें आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें सेक्शन 1 के अंदर और 2 के अंदर अगर एग्जीक्यूटेड सप्लाई होती है तो उस प्रपोज्ड डेट में हमें अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है ना? लेकिन अगर हम शेड्यूल 3 की सप्लाई कर रहे हैं, शेड्यूल 3 के अंदर जो प्रिस्क्राइब कंडीशंस है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस केस में हमें आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट पैरा 5 में सेल ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है? और ये जो अमेंडमेंट की है अभी इन्होंने बॉन्डेड सेल की, मैं समझाऊंगा बॉन्डेड सेल भी क्या होती है। बॉन्डेड सेल की अगर कोई सेल करता है तो उसमें आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ये भी ये डालेंगे। अब शेड्यूल 3 के अंदर 2 तरह की ऐसी सप्लाई होगी जिसके अगेंस्ट में आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अगर आप उसको करते हो। अभी ये रिकमेंडेशंस है, ठीक है ना? अभी लॉ नहीं बना है, ये रिकमेंडेशन है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, अमेंडमेंट प्रपोज इन फाइनेंस बिल, अभी ये एक्ट भी नहीं बना है, ठीक है ना? अब आ जाते हैं, ये 3 टर्म्स हैं, थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट, हाई सी सेल, इनबाउंड सेल। कोई बता सकता है क्या है? राजेश जी आपको तो पता होगा हाई सी सेल क्या है, आप तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना? चलो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको, तब थोड़ा सा ये रिकमेंडेशन आपको ज्यादा क्लियर होगा कि क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है? पहली है आपकी थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट। थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट पता है क्या होती है? विच इज डन फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। आया समझ में किसी को? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी पे की जाती है। हुआ क्लियर? नहीं हुआ? मैं समझाता हूँ इसको। मान लो आप मेरे साथ बायर हो, ठीक है? मैं चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड, मेरे को आप ऑर्डर प्लेस करते हो कि पंकज जी मेरे को ना हम लोग को 100 लैपटॉप्स की जरूरत है, मेरे को 100 लैपटॉप्स का ऑर्डर आ जाता है आप लोग से, आप लोग अमेरिका में बैठे हो, ठीक है? मैं कहता हूँ यार चंडीगढ़ से इंस्टेड ऑफ चंडीगढ़ से सप्लाई करना, मेरा एक वेंडर कनाडा में बैठा हुआ है, ठीक है? मान लो रितिन जी बैठे हैं कनाडा में, मैं रितिन जी को बोलता हूँ कि यार मेरे पास 100 लैपटॉप का ऑर्डर है, आप ऐसा करो उसे अमेरिका में इस एड्रेस पे डिलीवर कर दो, ठीक है? रितिन जी उसको वहां अमेरिका में आप लोगों के पास डिलीवर कर देते हैं। अब ये क्या सेल है? नॉन टैक्सेबल कनाडा टेरिटरी से अमेरिका डिलीवर हुई, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, रितिन जी मेरे को बिल काटेंगे तो मेरे लिए वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा? इंपोर्ट गुड्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, उसमें क्या है? गुड्स आने चाहिए इंडिया में, ठीक है? गुड्स तो आए नहीं, गुड्स तो वहीं से वहीं चले गए, ठीक है? और मैं जब आपको बिल काटूंगा तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा, वो गुड्स तो गए नहीं, कस्टम से बाहर ही नहीं हुए, गुड्स बाहर से बाहर डिलीवर हो गए, ये वो सेल है थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, मर्चेंट सेल, एक मर्चेंट एक्सपोर्टर अलग होता है, मर्चेंट सेल कह सकते हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर अलग होता है, ठीक है? सेकंड आ जाओ हाई सी सेल, ये क्लियर हो गया, ये क्लैरिटी आ गई इसकी। हाई सी सेल कुछ नहीं है, मैं अगर कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ बाई सी और उसको कस्टम में आने से पहले मैं अगर उसको सेल कर देता हूँ किसी को, वो हाई सी सेल है, वो भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो रही है, ठीक है ना? नेक्स्ट है आपकी इनबाउंड सेल। इनबाउंड सेल में क्या करता है इंपोर्टर, कई बारी इनबाउंड वेयर हाउसेस होते हैं जो कस्टम एरिया में सिचुएटेड होते हैं,
वो इंपोर्ट जब गुड्स करता है तो इन बॉन्डेड वेयर हाउस में उसको जमा करा देता है, ठीक है। उन बॉन्डेड वेयर हाउस में इन बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है, इस बॉन्डेड वेयर हाउस में उसको जमा करा देता है। जैसा कि ये बॉन्डेड वेयर हाउस कस्टम एरिया से बाहर होते हैं तो इन पे जीएसटी नहीं लगती, उस टाइम पे कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगती। जब ये गुड्स होम कंजप्शन के लिए निकाले जाते हैं वहां से, तब इन पे कस्टम ड्यूटी और जीएसटी लगती है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्ट सेल वो वाली हुई जो मैंने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पे वो गुड्स जमा करा दिए, ठीक है। ये तीनों टर्म्स आपको समझ में आ गई ये क्या चीजें हैं। अब इनकी इसमें रिकमेंडेशन ये थी कि भाई जिस भी ऑनर्स टैक्स पेयर में उस टाइम पे टैक्स जमा कराया था इसमें, क्योंकि ये मैंने बताया आपको डेट 1/2/2019 जीएसटी लगा था 1/7/2017 को। कई टैक्स पेयर ने जो ऑनर्स टैक्स पेयर है उन्होंने इस पे टैक्स जमा कराया। जिन्होंने नहीं कराया उसको डिपार्टमेंट से कईयों को नोटिस भी आया, उन्होंने उस नोटिस पे इस पे टैक्स जमा कराया। जब ये अमेंड हुआ, अब ये रिकमेंड कर रहे हैं कि जिन ने इस पे टैक्स जमा कराया था उसको इस पे रिफंड नहीं मिलेगा। क्या ये सही है? पहले बताओ। देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन आर्टिकल 265 है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का जो आर्टिकल 265 है वो क्या कहता है? टैक्स कैन बी लेवी एंड कलेक्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब लॉ ही नहीं था तो आपने हमसे टैक्स कैसे कलेक्ट किया? ठीक है ना। अब जब टैक्स कलेक्ट हो गया तो आप मेरे को रिफंड के लिए कैसे मना कर सकते हो? तो ये आने वाले टाइम पे लिटिगेट होगा, लोग लिटिगेशन करेंगे, लोगों को रिफंड मिलेगा। अल्टीमेटली शायद ये चेंज भी हो जाए, ठीक है ना, इस केस में रिफंड मिलना शुरू हो जाए। ये इनकी रिकमेंडेशन थी कि इसमें हम रिफंड नहीं देंगे, ठीक है। ये क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट स्लाइड। रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, नोटिफिकेशन 26/12/2022 को रूल 89(2) इसको रूल 89(2) के अंदर डाल दिया गया है, ये इफेक्टिव कर दिया गया है। क्लेरिफाई थ्रू सर्कुलर 188 और सर्कुलर 188 में इसको क्लेरिफाई कर दिया है कि आपको रिफंड कैसे मिलेगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है जीएसटी के अंदर खाली रजिस्टर्ड पर्सन को ही रिफंड मिलता था। अब इन्होंने क्या कह दिया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी रिफंड देंगे। तो सर्कुलर 188 के अंदर इन्होंने क्या कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सर्विसेज के, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट, लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। इस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन को रिफंड मिलेगा। रिफंड किस चीज का देंगे? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। एक एग्जांपल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। सपोजिंग मैं किसी बिल्डर के पास जाता हूँ, फ्लैट बुक कराता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि फ्लैट बुक कराते समय एडवांस मनी देनी पड़ती है। मैंने 10 लाख रुपए से एडवांस मनी दे दी। अब 10 लाख रुपए से एडवांस मनी दे दी, 2 साल का हमारा एग्रीमेंट हुआ कि 2 साल के अंदर वो मेरे को उसके फ्लैट की पोजीशन दे देगा, ठीक है। 2 साल के अंदर वो मेरे को पोजीशन नहीं देता है, मैं वो एग्रीमेंट कैंसिल कर देता हूँ। कोई भी रीजन, व्हाटएवर रीजन, चाहे वो एग्रीमेंट नहीं देता, कोई भी रीजन और हो सकता है, मैं वो फ्लैट कैंसिल करा देता हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ कि वो जो 10 लाख रुपए जो उसने मेरे को दिए हैं वो पूरे के पूरे 10 लाख रुपए मुझे वापस करेगा? जीएसटी लेस करके। आपको पता है कि एडवांस अगेंस्ट सर्विसेज पे जीएसटी है, उसने उस 10 लाख पे उसने पे जीएसटी जमा कराया होगा। क्यों जीएसटी काट के मेरे को पेमेंट वापस करेगा? वो क्रेडिट नोट काट सकता है, वो आईटीसी अपना जो आउटपुट है उसको रिवर्स कर सकता है उसके अगेंस्ट में। 2 साल सेक्शन 34 क्या है? टाइम लिमिट क्या प्रेस्क्राइब करता है क्रेडिट नोट इशू करने की? पता है सेक्शन 34 के अंदर क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट क्या है? किसी भी फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नवंबर मंथ, वो तो निकल गया। तो अब क्या है, वो जीएसटी का भी रिवर्सल नहीं कर सकता उसमें, जो उसने जीएसटी जमा करी। इसलिए वो क्या करेगा कि मेरे को जीएसटी की पेमेंट काट के मेरे को वो एडवांस मनी रिवर्स करेगा, रिफंड करेगा, ठीक है। तो अब अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए उन्होंने कहा कि आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले लो। इस केसेस में आप एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले लो, लेकिन आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वहां लेना है जहां पर वो बिल्डर रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट में। सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन आप लोगों को पता है, आप लोग लेते हैं कई बारी, उसमें कुछ नहीं होता है। वो एक आपको पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी और बैंक डिटेल्स देनी होती है, ठीक है। वो लेना था। एग्रीमेंट की एक कॉपी, जो कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट है, वो आपने अपलोड करना है उसमें। दूसरा एक इनवॉइसिंग,
कि उसने 10 लाख का इनवॉइस दिया था, वो उसमें अपलोड कर दो, इससे आपको रिफंड मिल जाएगा। ये अनरजिस्टर्ड के केस में, ठीक है। Facilitate to make intrastate supply of goods by unregistered supplier composition taxpayer through ECO। ये क्या है? जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और कंपोजिशन डीलर है, वो ई कॉमर्स के थ्रू गुड सप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां पर ये रिकमेंड कर रहे हैं कि हम इंट्रास्टेट ई कॉमर्स के थ्रू इनको गुड सप्लाई अलाउ कर देंगे। अब मुझे कोई बता सकता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन सर्विसेज सप्लाई कर सकता है ई कॉम के थ्रू? नहीं कर सकता। सर नोटिफिकेशन 65 पढ़ो। नोटिफिकेशन 65 आई थी 2017 की, उसमें उन्होंने कहा था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन ई कॉमर्स के थ्रू सर्विसेज सप्लाई कर सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर्विसेज वो सप्लाई कर सकता है लेकिन गुड्स नहीं। गुड्स के लिए उन्होंने कहा यहाँ पर इंट्रास्टेट सप्लाई कर सकता है। अभी ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन डीलर के केस में उसको कहां रेस्ट्रिक्ट किया है? सेक्शन 10(d)(2) के अंदर, कि अगर वो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करता है तो वो कंपोजिशन डीलर से बाहर आएगा, उसको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। 10(2)(d) और ये वाला जो सेक्शन है, ये उन्होंने क्लॉज 128 के अंदर जो प्रपोज बिल है उसके अंदर भी ये डाल दिया है अमेंडमेंट, ठीक है। वो इंट्रास्टेट सप्लाई कर सकता है। और अनरजिस्टर्ड पर्सन कहां पे रेस्ट्रिक्ट है? वो अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर है वो कहां रेस्ट्रिक्टेड है? सेक्शन 24 के अंदर। अगर वो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करता है तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। लेकिन अब वो कह रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया कि आप इंट्रास्टेट सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया था? अच्छा, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट टू सेक्शन 23 ओवर सेक्शन, अच्छा ये ना प्रपोज बिल जो 23 का जो हम अभी कई उसमें रिकमेंडेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ये मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा उसमें, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज लगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला है कि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि है क्या, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट टू सेक्शन 23 ओवर सेक्शन 22 एंड 24, ये उन्होंने प्रपोज बिल के अंदर डाला है, ठीक है। क्लॉज नंबर 131 के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज किया है? ओवरराइडिंग इफेक्ट इसको कैसे दिया? पहला जो एग्जिस्टिंग एक्ट है जो आज की डेट में है, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन नेमली एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली, जो भी एजम्प्टेड सप्लाई कर रहा है, खाली एक्सक्लूसिवली एजम्प्टेड सप्लाई में डील कर रहा है, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 23 के अंदर। अब उन्होंने उसको चेंज कैसे किया? ओवरराइडिंग इफेक्ट देना जीएसटी में आपको पता होना चाहिए कैसे देते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट, ठीक है। उन्होंने जीएसटी में क्या लिखा? नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब एक नॉन ऑब्स्टेंडिंग क्लॉज है। नॉन ऑब्स्टेंडिंग क्लॉज वो होता है जो किसी भी सेक्शन को अपने आप में एक ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। वो नॉन ऑब्स्टेंडिंग क्लॉज होता है, वो नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट होता है। अगर हम इसका डिक्शनरी में इंग्लिश डिक्शनरी में इसका मीनिंग अगर हम देखते हैं तो इसका मीनिंग है इन स्पाइट ऑफ। और अब अगर हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं, इन स्पाइट ऑफ सेक्शन 22 या 24 में जो भी दिया है उसके प्रोविजन सेक्शन 23 के प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं है? इसको थोड़ा सिंपलर और करते हैं। मान लो सेक्शन 17(5) है, आपको पता है किस चीज का? 17(5) ब्लॉक रेट का है, ठीक है ना। सेक्शन 16 किसका है? आईटीसी लेने का है, ठीक है। सेक्शन 16 क्या कहता है हमें? सेक्शन 16 कहता है कि आपकी कोई भी बिजनेस सप्लाई है आप आईटीसी ले सकते हो, ठीक है। सेक्शन 17 क्या कहता है? सेक्शन 17 नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज से स्टार्ट होता है, ठीक है। वो किसको ओवरराइड करता है? सेक्शन 16 और 18 को। सेक्शन 16 के सेक्शन 17(5) के अंदर वो कहता है कि सेक्शन 16 के अंदर जो मर्जी दिया हो, जो भी कंडीशन दी हो आईटीसी लेने की, अगर वो मेरे 17(5) के अंदर मेरे कंडीशन में आ जाएगा तो मैं उसको आईटीसी नहीं लेने दूंगा। समझ में आया? जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई भी एक्सपेंस हमारा कैपिटलाइज होता है तो उस पे हमें आईटीसी नहीं मिलता। क्लियर है? मेरा है तो बिजनेस, मैं अपना ऑफिस की बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है,
ऑफिस की बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज करूंगा, है तो मेरा बिजनेस एक्सपेंस ना। सेक्शन 16 मेरे को अलाउ कर रहा है, लेकिन 17(5) मेरे को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है, समझ में आया? अब कोई बता सकता है सेक्शन 22 और 24 को ये ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 23? कोई ब्रीफ में बता सकता है सेक्शन 22 क्या कहता है, सेक्शन 23 क्या कहता है, सेक्शन 24 क्या कहता है? ओ भाई पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, देख लिया तेरे किताब में है। सेक्शन 22 कहता है, सेक्शन 22 प्रिस्क्राइब करता है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। सर्विस के लिए 20 लाख रुपए, गुड्स के लिए 40 लाख रुपए। ठीक है। सेक्शन 23 क्या कहता है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, सॉरी एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर आप सेक्शन 24 की कंडीशन के अंदर कवर हो जाते हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे सेक्शन 22 की प्रिस्क्राइब लिमिट जो है 20 लाख और 40 लाख के नीचे क्यों ना हो आपके एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है ना, यही है तीनों सेक्शन में। अब ये सेक्शन 22 को जो ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया, वो कैसे दिया, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, बेटर समझ में आएगा। तब मान लो मैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं, मैं खाली एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड गुड्स पे डील कर रहा हूं। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 23 मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है। जब मैं इतनी बड़ी टर्नओवर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं तो लीगल ओपिनियन लूंगा ना, कहीं ना कहीं लॉयर की सर्विसेज लूंगा। अब जैसे ही मैं लॉयर की सर्विसेज लेता हूं तो मैं कहां कवर हो जाता हूं, सेक्शन 13, सॉरी नोटिफिकेशन 13 2017 सिटी रेट की, जो 9(3) का आरसीएम बताती है। उसमें एडवोकेट की सर्विसेज लेगा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसे आरसीएम करना पड़ता है। अब मैं जब आरसीएम करूंगा तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अंदर क्या कहा है कि जो आरसीएम करेगा उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, चाहे उसकी जो मर्जी प्रिस्क्राइब लिमिट हो। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने, देखो मैं 100 करोड़ की टर्नओवर कर रहा हूँ एग्जेम्प्टेड सप्लाई की, मैंने 5000 की खाली वकील की सर्विस ली है और मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया उस 5000 के पीछे। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम सरकार ने समझी और ये तब इसको जाके सेक्शन 23 को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया। ठीक है, वैसे मैं पता क्या है कि लॉ को जो पढ़ने का और उसको इंटरप्रेट करने का सबका अलग अलग तरीका है। ठीक है, सीए उसको अलग से इंटरप्रेट करता है, लॉयर उसको अलग से करता है, डिपार्टमेंट उसको अलग से करता है, हर एक का इंटरप्रिटेशन का अलग है। मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेक्शन 24 के अंदर जो दिया है वो खाली ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है सेक्शन 22 को, उसमें 23 का कहीं मेंशन नहीं है। मतलब सेक्शन 24 जो खाली ओवरराइड कर सकता है सेक्शन 22 को, 23 का उसका कहीं मेंशन नहीं किया है। लेकिन बस आपको पता है जब कंफ्यूजन शुरू हो जाता है फिर डिपार्टमेंट भी खड़ा हो जाता है। ठीक है, नोटिस आ ही जाते हैं, करते रहो लिटिगेट। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने इसको रिकमेंड किया और इसको ये इफेक्टिव भी कर देंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड। फैसिलिटी फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय टीडीएस टीसीएस टैक्स पेयर। अच्छा, इस पे अंडर रूल 12(6) टीडीएस टीसीएस का रजिस्ट्रेशन, टीडीएस का रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन, सॉरी टीडीएस कौन काटता है, गवर्नमेंट कंसर्न काटती है, सेक्शन 51 के अंदर प्रिस्क्राइब है। ठीक है, वो 2% टीडीएस काटती है। हम लोगों को पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर हो तो 2% टीडीएस काटती है और अपनी जीएसटीआर 7 वो अपलोड करती है, जीएसटीआर 7 में अपनी वो टीडीएस की डिटेल अपलोड करती है। ठीक है, ऐसी टीसीएस ई कॉमर्स काटता है, वो 1% काटता है, वो जीएसटीआर 8 पड़ता है। तो जो टीडीएस और टीसीएस का जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग से लेना पड़ता है रेगुलर रजिस्ट्रेशन के अलावा। जो जिसमें टीडीएस और टीसीएस की लिमिट होती है उसको अलग से टीडीएस और टीसीएस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन पहले कोई ऑप्शन नहीं थी कि इसको हम वॉलंटरी अपना, जैसे मेरी अगर टीडीएस की लिमिट अगर नहीं है अब, तो मैं वॉलंटरी इसको कैंसिल नहीं करा सकता था। पहले डिपार्टमेंट द्वारा ही उसको कैंसिल करा सकता था या नोटिस इश्यू होता था तब मेरा कैंसिल होता था। अब उन्होंने ये डाल दिया इसमें रूल 12(6) के अंदर कि आप इसको वॉलंटरी भी कैंसिल करा सकते हो जो रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट
reversal of ITC for non-payment of taxes by supplier and re-availment. Section 16(2)(c), Section 42(2), Rule 37A inserted by notification 26/2022. ये जो रिकमेंडेशन आई थी उस टाइम पे रूल 37 टाइम पे नहीं इंसर्ट किया गया था। इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर सप्लायर ने आपका टैक्स जमा नहीं कराया, सप्लायर ने अगर टैक्स नहीं जमा कराया तो रेसिपिएंट बायर को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और वो जब भी टैक्स जमा कराएगा तो वो वापस रीअवेल कर लेगा। टैक्स जमा कराना मतलब कौन सी रिटर्न फाइल करना? 3B, 3B फाइल करो, ठीक है ना, वो आपकी 3B। इसको ना रूल 37 पे ऐसे करते हैं कि एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल है, इसको समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। सपोज मैं आपका सप्लायर हूं, मैं मार्च 2023 या GSTR 1 फाइल कर देता हूं, आपके 2B में आ जाएगा, आपने आईटीसी ले ली, मैंने 3B फाइल नहीं की, मैंने सितंबर तक अगर मैं वो 3B फाइल नहीं करता हूं तो आप लोगों को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। 6 महीने का टाइम दिया मार्च को, ठीक है, आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जो सेक्शन 42 के अंदर दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपने इनपुट ले लिया, लेकिन मैंने अभी टैक्स नहीं जमा कराया उस पर, तो गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया 6 महीने का। भाई 6 महीने का टाइम है आपके पास, 30/9 तक अब इसको सप्लायर को बोलो कि वो 3B फाइल करेगा, अदरवाइज आप अपना आईटीसी रिवर्स करो। और अगर आप 30 सितंबर तक आईटीसी रिवर्स नहीं करते हो तो आपको विद इंटरेस्ट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्या 30/9 तक को अगर मैं नहीं करता हूं तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन 30 सितंबर तक अगर आप उसको रिवर्सल नहीं करते हो तो विद इंटरेस्ट आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरेस्ट भी लग जाएगा, ठीक है। और जब भी मैं उसको 3B को फाइल करूंगा अगेन तो आप रीअवेल कर सकते हो, इंटरेस्ट अवेल नहीं होगा, इंटरेस्ट आपका खर्चा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्लैरिटी फॉर सबमिशन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर अपील अगेंस्ट, इसमें नोटिफिकेशन में निकाल दिया। पहले बता दूं ये बहुत अच्छा मूव है, ये आप लोगों को सुनकर भी बड़ा अच्छा लगेगा कि ये बहुत अच्छा मतलब रिकमेंडेशन थी और इसको इन्होंने नोटिफाई भी कर दिया भाई, नोटिफिकेशन नंबर 26, ठीक है। ये कौन सा रूल अमेंड किया? रूल 108 अमेंड किया, अपील का रूल है, ठीक है। इसमें क्या कहा कि जब हम अपील फाइल करते हैं तो विद इन 7 डेज, अपील फाइल करने के विद इन 7 डेज हमें सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की सबमिट करानी पड़ती है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को समझते हैं एक एग्जांपल से बेटर समझ में आता है। अगर मैं रूल इसकी भाषा अगर आपको पढ़ दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। सपोजिंग आप मेरे बायर हो, आप मुंबई बैठे हो, मैं आपको कुछ गुड सप्लाई करता हूँ, मैं चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड हूँ, मैं आपको गुड सप्लाई करता हूँ, मुंबई पहुंच गया, मैं वहाँ किसी प्रॉपर ऑफिस ने मेरा ट्रक इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है। एसएससी खुद सर्टिफाई करेगा उसको और उसको अपलोड कर सकता है। वो ऑर्डर की कॉपी आपको पता है पोर्टल पे आ जाती है, ठीक है, पोर्टल से प्रिंट आउट किया, उसको सर्टिफाई किया, सेल्फ सर्टिफाई किया, उसको अपलोड कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा था ये बहुत अच्छा मूव है। चले नेक्स्ट, डिस्प्यूट ऑफ कॉज, कॉज मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट और वेसल फ्रॉम कस्टम प्लेस ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया, exempted supply till 30/9/2022 under sunset clause, section 12(8) IGST and circular 184। इसमें कह रहा है कि 30/9 तक ये सप्लाई जो थी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कस्टम स्टेशन से आउटसाइड इंडिया exempted थी अंडर सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज पता है किसी को क्या होता है? इसको है आइडिया सनसेट क्लॉज क्या होता है? मैं समझाता हूँ इसको। सनसेट क्लॉज क्या होता है? अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है ये इन्होंने पहले 30/9/2017 में नोटिफिकेशन इशू करके इसको एग्जाम किया। उसके बाद 30/9/2018 के बाद 18 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू की, 30/9/2019 में की, 30/9/2020 में की, मतलब हर साल इसको एग्जाम करते रहे।
30/9/2022 के बाद इन्होंने कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं की इसको फर्दर एजम्पशन के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, टैक्सेबल हो गया। मतलब सनसेट क्लॉज के अंदर जब तक वो नोटिफिकेशन इशू करते रहते हैं उसकी एजम्पशन के लिए, तब तक वो एजम्प्ट है। जब उन्होंने उस पे कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं की, वो टैक्सेबल हो जाती है। ये सनसेट क्लॉज होता है, ठीक है। आगे क्लैरिटी। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 12(8) IGST एक्ट कह रहा है, एक मिनट देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम सेक्शन, एक बार प्लीज मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठेंगे प्लीज। सेक्शन 12(8) IGST एक्ट क्या कहता है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करता है। किस केस में, प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स। ये आप लोग यूज कर रहे होंगे, ETA पे RCM कर रहे हो ना, ठीक कर रहे हो प्लेस ऑफ सप्लाई। उस केस में क्या, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, मान लो जीटीए दिल्ली में है, मैं चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड हूँ, वहां से कोई गुड सप्लाई हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मेरी चंडीगढ़, तो IGST लगेगा, ठीक है ना। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, जहां पे गेट गुड्स हैंडओवर किए फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। तो उस केस में क्या लगेगा, CGST IGST, वो CGST IGST लगाएगा। मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। अब वो जो डिस्प्यूट वाला पार्ट है ना, वो इस प्रोवाइजो के अंदर है। इस प्रोवाइजो ने ये डिस्प्यूट क्रिएट किया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स is to place outside India, the place of supply shall be the place of destination of goods. ये प्रोवाइजर समझ में आ रहा है, कह रहा है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, आउटसाइड, जो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है वो हो जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई वो मैं समझाता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, ठीक है। सपोज मैं चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड हूँ, आप लोग मेरे से फ्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मैंने चाइना गुड्स सप्लाई किया, भाई मैंने चाइना गुड्स सप्लाई करना है, आप मेरा ये गुड्स लो और चाइना सप्लाई कर दो। मेरे फ्रेट फॉरवर्ड हो ना, आपने गुड्स चाइना सप्लाई कर दिया। आपने जब बिल रेज किया मेरे को फ्रेट का, ये प्रोवाइजर क्या कह रहा है, ठीक है, प्रोवाइजर क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स चाइना है, क्या लगाएगा वो मेरे को, IGST। हम दोनों रजिस्टर्ड कहाँ है, चंडीगढ़ में, विद इन स्टेट है, ठीक है ना, IGST लग रहा है। क्या लगता है आपको, ITC मिलेगा आपको? हाँ जी तेजिंदर जी, नहीं, ITC नहीं मिल रहा था। क्या हो रहा था, 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा था। वहां पर आपको पता है अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ठीक ना हो तो वो उसकी एरर देता है, वो आपके टेबल नंबर 4 3B के वहां पर भी नहीं आता, वो इनएलिजिबल में ले जाता है उसको, ठीक है ना, ITC मिल नहीं रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रीति जी बैक है ना, सर्कुलर 184 एक इशू किया, उसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया कि भाई आप लोग IGST लगाओगे, फ्रेट फॉरवर्ड IGST लगाएगा, आपको उसका इनपुट मिलेगा, आप उसका इनपुट लीजिए, जो बायर है जो रेसिपिएंट है उसको उसका इनपुट मिलेगा, ठीक है। वो इन्होंने इस पे क्लेरिफाई किया। शुरू में तो नहीं चल रहा था पोर्टल, लेकिन आप उन्होंने पोर्टल अलाइन कर दिया, अब उसमें एरर नहीं देता पोर्टल में, आप उसका इनपुट ले सकते हो। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब इन्होंने जो प्रपोज एक्ट में डाला है, इसमें प्रपोज फाइनेंस बिल में डाला है, जो अमेंडमेंट की है उसमें पता क्या की है अमेंडमेंट, उसमें ये प्रोवाइजर ही उड़ा दिया, ओमिट कर दिया प्रोवाइजर, ठीक है ना, ये प्रोवाइजर ओमिट कर दिया। मतलब कि अब आप लोग जिस दिन ये प्रपोज बिल इफेक्टिव होगा उस दिन आप मेरे को फिर CGST IGST ही लगाओगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको वो सर्कुलर के हिसाब से चलना पड़ेगा, इस एक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको IGST चार्ज करना पड़ेगा, सेम स्टेट में भी चाहे क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, सर्कुलर नंबर 183/15 2022 Clarification to deal with difference in ITC available in Form 3B as compared to that detailed in Form 2A for दो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19। ये सर्कुलर आप लोग में से सबने पढ़ा होगा शायद, पढ़ा है किसी ने सर्कुलर? ये
भाई सर्कुलर पढ़ा है ये कि नहीं? आप लोग केसेस नहीं लग रहे 2017, 18, 18, 19 के? हैं? केस नहीं लग रहे? ये सही में वाकई में आप लोग ने ये सर्कुलर नहीं पढ़ा? किसी की नॉलेज में नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे ऐसा। नितिन, आपने भी नहीं पढ़ा? रही आ रही है अभी रिकमेंडेशन है ये फॉलो। हाँ ये उसी रिगार्ड में है, ये उसी रिगार्ड में है, ठीक है ना? एक बार हम इस सर्कुलर को देख लेते हैं। वो पहले मेरी एक क्वेश्चन आपसे और है, क्या बायर का आईटीसी 2A पे डिपेंडेंट है? बायर का आईटीसी 2A पे डिपेंडेंट है? दूसरा क्वेश्चन मेरा है, चलो ये सर्कुलर एक बार समझाऊंगा, उसके बाद मैं पूछूंगा दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों से, ठीक है? पहले तो इस सर्कुलर में इन्होंने दिया है कि ये सर्कुलर एप्लीकेबल है खाली 2017, 18 और 18-19 दो फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल किया है इन्होंने ये सर्कुलर, ठीक है? इसमें कहा है कि आपका जो 3B में आपने आईटीसी लिया था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगर वो आपके 2A में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपने उस आईटीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लायर से सर्टिफिकेशन लेना है। पहले मान लो मैं बायर हूं, मैंने आईटीसी 100 रुपए ज्यादा क्लेम कर लिया था 3B में, वरुण मेरा सप्लायर था, मैंने देखा आइडेंटिफाई किया कि ये 100 रुपए किसका था जो नहीं 2A में आया, ठीक है? मैंने देखा वरुण और तजिंदर जी का 50-50 रुपए मेरे पास नहीं आया, तो मैं इनसे सर्टिफिकेशन लूंगा भाई कि मुझे 50-50 रुपए का आप लिखो, और सर्टिफिकेशन में लिखेगा कि इन दोनों ने सप्लायर ने टैक्स जमा करा रखा है उस पर, ठीक है? और इन्होंने मेरे को गुड सप्लाई किया था, ये लिख के देंगे, मेरे को सर्टिफाई करके देंगे। वही चीज अगर वो आईटीसी 5 लाख के ऊपर है, उस केस में इन्होंने अपने सीए से सर्टिफिकेशन करा के देना है, ठीक है ना? यहाँ पे अब सीए की फीस भी जुड़ दी, ठीक है? तो उन्होंने सीए से सर्टिफिकेशन करा के देना है। समझ में आया? ये क्लियर हो गया सर्कुलर अब आपको? अब मुझे ये बताओ कि ये 2017-18 के लिए और 18-19 के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए सर्कुलर, पहला मैंने ये। दूसरा कि बायर का डिपेंडेंट 2A पे, बायर का जो आईटीसी है वो 2A पे डिपेंडेंट होना चाहिए। दो क्वेश्चन थे, कोई बताएगा? आईटीसी लेने की कंडीशन पता है किसी को? सेक्शन 16 के अंदर भाई अब तो पढ़ लो किताबें, नहीं पढ़ोगे तो डिपार्टमेंट तो टैक्स लगाएगा, आपको समझाना पड़ेगा। जब तक आप बताओगे नहीं तो डिपार्टमेंट कैसे हटेगा? मुझे बताओ ना। ऑफिसर तो साफ कहता है कि भाई मुझे ला दो, एक्ट में दिखा दो, कहां पर नहीं है, हम तो टैक्स लगाएंगे। पढ़ो, सेक्शन 16 के अंदर 4 कंडीशन है। इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स डिलीवर होना चाहिए, रिटर्न फाइल की होनी चाहिए, वो डी हो गया। सी क्या है? अपना गुड्स डिलीवर होने चाहिए, सप्लायर ने टैक्स जमा कराया, टैक्स भी जमा कराया, सप्लायर ने टैक्स जमा कराया, 4 कंडीशन हो गई। एक और क्लॉज ऐड हुआ था, डबल ए क्लॉज, 1/1/2022 को, वो फाइनेंस बिल 2021 द्वारा लाया गया था और नोटिफाई किया गया था उसको, नोटिफिकेशन 39, ठीक है ना? वो डबल ए क्लॉज क्या कहता है? वो प्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव था, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था, 1/1 से ही वो इफेक्टिव था। वो क्लॉज क्या था कि जो भी एलिजिबल आईटीसी आपका 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है वही आपको मिलेगा, 2A या 2B में। तो अब 2A फॉर्म कहां आ रहा है, एक्ट में कब आ रहा है? 1/1/2022 को। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये सर्कुलर इंप्लीमेंट नहीं होता, इंप्लीमेंट होना चाहिए, 2022 तक होना चाहिए। अगर आप इसको बोल रहे हो 2A को मान रहे, पहले तो मैं मानता ही नहीं हूं। देखो 2A लीगल फॉर्म कभी भी नहीं रहा, 1/1/2022 से पहले कभी भी लीगल फॉर्म नहीं रहा। इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर रूल 36(4) के रूप में इसको लाया गया था ना, ठीक है ना?
वो भी कब 9/10/2019 को बाय इशूइंग नोटिफिकेशन नंबर 49, ठीक है, उससे पहले तो नहीं था। अब मुझे एक चीज बताओ कि रूल कभी एक्ट को ओवरराइड कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये रूल के थ्रू ही चला रहे थे इसको। आया कब ये 1/1/2022 को, तो मैं ये कहता हूँ कि सर्कुलर एप्लीकेबल होना चाहिए 2021-22 के लिए भी। अच्छा, इसमें रिसेंटली एक ना जजमेंट भी है कर्नाटका हाई कोर्ट का इन केस ऑफ विप्रो लिमिटेड शेयर। अब ये है 6/1/2022 को उन्होंने क्या इस सर्कुलर की जो एप्लीकेबिलिटी है वो 2019-20 के लिए भी करी है उस केस में, ठीक है। तो मैं आपको ना नंबर ऑफ वैलिड रीजंस और लीगल बैकिंग दे सकता हूँ कि 1/1/2022 से पहले कभी भी लीगल फॉर्म मिला। इसी स्लाइड का मैं अच्छा, ये सर्कुलर के रिगार्ड में एक बार उसको देख लेते हैं कौन से वो है, मेरी जो बैकिंग्स है वो कौन सी है, वो बाद में देखते हैं। इस सर्कुलर के रिगार्ड में जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने क्या चेक करना है, वो whether reversal is done as per section 17(5) रूल 42-43। ऑफिसर क्या चेक करेगा कि कहीं जो आईटीसी आपने बीवी में लिया था उस 17(5) में रेस्ट्रिक्ट तो नहीं था, लॉक तो नहीं था, या आपने 42 या 43 एसेप्टेड गुड्स या नॉन बिजनेस सप्लाई के केस पे उसका रिवर्सल किया है कि नहीं, ये ऑफिसर ने चेक करना है। बायर हैज अ वैलिड टैक्स इनवॉइस, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए उसका, ठीक है। बायर हैज क्लेम्ड द आईटीसी विद इन द टाइम पीरियड, बायर ने वो आईटीसी टाइम पीरियड के अंदर क्लेम किया, टाइम पीरियड में प्रेस्क्राइब है। बायर हैज रिसीव्ड द गुड्स, क्या बायर ने वो गुड्स रिसीव किया, एक इनवॉइस नहीं था। बायर हैज मेड द पेमेंट टू सप्लायर, बायर ने सप्लायर को पेमेंट कर दी थी, 180 डेज का क्लॉज यहाँ एप्लीकेबल हो जाता है। सर्टिफिकेशन फॉर फ्रॉम सप्लायर, ये जो मैंने बता दिया। अच्छा, इस रिगार्ड में एक जो अंडरटेकिंग है हमने बनाई हुई है उसमें ये सारे क्लॉज कवर हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को चाहिए होगा तो उसको या उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। उसके अंदर ये सारे क्लॉज कवर हो जाते हैं। अगर वो सप्लायर उस पर साइन कर रहा है तो ये सारे क्लॉज उसमें कवर हो गए, ठीक है। वो ये हो गया। अब उसमें आ जाते हैं दोबारा से 2A क्या वैलिड फॉर्म था 1/1/2022 से पहले। लीगलिटी ऑफ 2A, लीगल बैकिंग बाय आईटीसी नॉट डिपेंड। पहला है प्रेस रिलीज, कौन सी की खुद की प्रेस रिलीज थी 18/10/2018 को, फर्निशिंग सीबीएसई clarify furnishing of facility to view the same in the form 2A by recipient in the nature of taxpayer facilitation and does not impact the ability of the taxpayer to avail the ITC as per section 16(2). वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये खाली एक फैसिलिटेशन फॉर्म है, आईटीसी आपको मिलेगा सेक्शन 16(2) के अंदर ही, ठीक है ना। ये 18/10 की प्लस फीस है, पहले बैकिंग लीगल बैकिंग नेक्स्ट की करना as per GSTAM, GSTAM मतलब GST ऑडिट मैनुअल 2019 का, CGST का रिलीज हुआ था, ठीक है। पैरा नंबर कौन सा 5.8.3 पेज नंबर 44, उसके अंदर क्या कह रहा है वो, फॉर वेरीफाइंग द गैप इन आईटीसी अवेलेबल एज आइडेंटिफाई इन पैरा 5.5.4 द ऑडिटर, यहाँ पे ऑडिटर का मतलब है ऑफिसर से, प्रॉपर ऑफिसर से, should carry out a test check of the invoices of such supplier whose details are not figuring in GSTR 2A and identify the sum of such supplier with high tax value and get the particular of tax payment verified at supplier end. Buyer end नहीं कह रहा है, supplier end कह रहा है। इनके खुद के ऑडिट मैनुअल के अंदर है ये, CGST का ऑडिट मैनुअल लिखा है ये 2000 में, उसके बाद कोई अभी रिलीज नहीं हुआ है। ये है, ये खुद कह रहे हैं कि हम जो टैक्स 2A में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सप्लायर एंड पे प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा कि उसने उसकी पेमेंट की है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारतीय एयरटेल, ये सबको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय एयरटेल के केस में कहा था कि ये जो 2A है खाली फैसिलिटेशन है, ठीक है ना, इसकी कोई लीगलिटी नहीं है एक्ट में, ये खाली एक फैसिलिटेशन फॉर्म है, आप वहाँ से चेक करके अपना आईटीसी देख सकते हो, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा।
Next, it is stated in Article 300A, Article 300A of Constitution Act that any person can be deprived from his property by law only. कोई भी person किसी प्रॉपर्टी से, उसकी अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव कर सकता है बाय लॉ, ठीक है? एंड ITC इज द प्रॉपर्टी ऑफ टैक्सपेयर, टैक्सपेयर की प्रॉपर्टी है ITC, ठीक है ना? जब लॉ में नहीं है तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टू ए नहीं था, टू ए लीगल फॉर्म नहीं था। नेक्स्ट, अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट, क्लॉज डबल ए जो मैं कह रहा था कि डबल ए क्लॉज जो इंसर्ट हुआ था वो हुआ था 1/1/2022 को, इससे पहले कहीं भी एक्ट में नहीं था, ठीक है? तो ये मेरे कुछ वैलिड रीजन है और बैकिंग है, ये मैंने डाली थी कि 2A लीगल नहीं था 1/1/2022 से पहले, ठीक है? देखो, डिपार्टमेंट कभी भी आपको लो नहीं करेगा, सीधी सी बात, आपको पेल फाइल करनी पड़ेगी, टिकट करना पड़ेगा, ठीक है? डिपार्टमेंट कभी लो नहीं करेगा, आपको वो सर्कुलर ही देखना पड़ेगा जो मैंने बताया कि सप्लायर से आपको सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? और वो बेटर वे भी है। अगर आपका ITC ज्यादा नहीं है और सप्लायर जिंदा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? चलो, यहाँ पर हमारा सेशन खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। ये जो मैक्सिमम रिकमेंडेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की है, इससे रिगार्डिंग अगर किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या रिजिन हम सेशन आगे बढ़ाएं या क्वेरी राउंड में ऐसा करते हैं कि क्वेरी राउंड हम बाद में एड्रेस कर लेंगे, मैं सबकी क्वेरी एड्रेस करूंगा इससे रिगार्डिंग, ठीक है? बाद में कर लेंगे, एक बार सेशन खत्म हो जाए।